थैंक यू सो मच डॉक्टर विजीत, आपका बड़ा प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, उनका सबसे पहला यही क्वेश्चन रहता है कि हमारी भी एक जर्नी जब स्टार्ट होती है एक एम्प्लॉई के लेवल पर, तो हम जिंदगी में या अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में क्या क्या चैलेंजेस फील करते हैं, कैसी जर्नी रहती है, क्या उतार चढ़ाव रहते हैं। तो आपकी आपकी जर्नी के क्या क्या ऐसे पहलू हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? Thank you, Dr. Vijay. First of all, I would like to thank you to give me an opportunity to discuss on your platform. देखिए, मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है 14 इयर्स है और इसमें सर्विस इंडस्ट्री का है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स का भी है। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2007 में विद ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई वाज आई वुड से कि मैं उस टाइम फ्रेशर था और जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में फ्रेशर था, तो ऑब्वियसली आपको इतना आइडिया नहीं रहता है कि आप वहां जाके क्या करने वाले हैं और कैसा आपका वर्क रहेगा। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज ओनली वन हु वाज हु हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ फाइलिंग पार्ट ओनली फॉर इनिशियली फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने जब मैंने फाइलिंग में लगाए और उनको देखा कि हाँ किस हिसाब से मुझे काम करना है और कैसे एक फर्स्ट स्टेप मुझे क्लियर करना है, तो धीरे धीरे फाइलिंग के साथ साथ फिर मुझे रिक्रूटमेंट का काम दिया गया, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज का काम दिया गया और इसके अलावा इंडक्शन वगैरह का, जैसे कुछ पार्ट एडमिन का भी था। तो ग्रेजुअली आप जैसे जिस सेक्टर में जाते हैं, आप अपनी लाइन के सेक्टर में जाते हैं, तो आप धीरे धीरे वो सीखते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखने पड़ते हैं कि आपको डेडिकेटेड होना चाहिए और टाइमली आपको उस काम को, जो भी आपको टास्क दिया गया है, उस काम को वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपके सीनियर्स जो है वो अप्रिशिएट करें उस चीज को, उसको रिकॉग्नाइज करें। और इसके अलावा आपको लॉयल होना चाहिए कंपनी के लिए। इनकेस अगर आप अपनी लॉयल्टी शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपके जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी उसकी वर्क परफॉर्मेंस को देख के आपका जो है आपको एक वेटेज देते हैं, जिसकी वजह से आपका करियर आगे स्ट्रॉन्ग बनता है। और फर्स्ट जॉब जो है मैंने ऑलमोस्ट 1 सवा साल के आसपास किया था। उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक एमएनसी में काम करने के लिए। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो एज ए एग्जीक्यूटिव एचआर मैंने ज्वाइन किया। और जो टोटल टेन्योर था इस कंपनी के साथ मेरा ऑलमोस्ट 2 साल था, जिसमें मुझे एक प्रमोशन भी मिला। प्रमोशन का जो रीजन था वो यही था कि डेडिकेशन के साथ मैंने काम किया और आई वॉज क्वाइट पंचुअल एंड लॉयल टुवर्ड्स माई कंपनी। टाइम पे आना था, टाइम से जाना था और ईमानदारी से साथ आप काम करते, तो नेचुरल सी बात है कि आपके जो भी पीयर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स रहते हैं या रिपोर्टिंग मैनेजर रहते हैं, वो खुश रहते हैं आपकी परफॉर्मेंस को देख के। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, क्योंकि आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री से अगर आप छोड़कर आते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, तो वो एक आपके लिए एक चैलेंजिंग रोल होता है, क्योंकि उनके जो लॉज होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनके जो सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए आपको स्क्रैच से ही लर्न करना पड़ता है और तभी आप उसमें ग्रो कर पाते हैं, उसमें आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ज्वाइन किया, तो वहां पर एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने काम किया और कंपनी जो है काफी अच्छी थी, नो डाउट। बट वहां पर ना ही एचआर डिपार्टमेंट था और ना ही आई वुड से कि कोई एचआर प्रैक्टिस नहीं थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं थी, एचआर पॉलिसी नहीं थी, ताकि एम्प्लॉय को गाइडेंस मिल पाए कि आपको किस ट्रैक से, किस रास्ते से होके आपको कहाँ जाना है, कैसे आप प्रमोशन ले सकते हैं, कैसे आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगी, क्या आपका करियर ग्राफ रहेगा। तो वो सभी एक मेरे लिए चैलेंजिंग रोल था। और ग्रेजुअली मैंने जो है उस चीज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, चीजों को फोकस किया और फिर मैंने वहां पर राइट प्रैक्टिस स्टार्ट की, रूल रेगुलेशन स्टार्ट किए और एम्प्लॉयज जो है वो काफी अच्छे थे उस टाइम, कोऑपरेटिव थे और इनफैक्ट उनको एक अच्छी गाइडेंस भी मिली। और मैं इनफैक्ट ओपन भी रहा हूँ हमेशा से, मतलब डे वन से ही मैं एम्प्लॉय ग्रीवांसेस को लेके जो है बड़ा ओपनली मैं डिस्कस करता हूँ। अगर किसी को कुछ इशू आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इमीडिएट उसको उसका ग्रीवांस जो है वो क्लियर किए जाए। जब तक उसका क्लियर नहीं होता तो एम्प्लॉय भी जो है उसको भी ये लगता है कि मेरी क्वेरी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, तो एक बॉन्डिंग हो जाती है आपकी, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय आके आपके पास आता है, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, अपना ग्रीवांस लेके आता है, तो आप उसको सही टाइम पे एड्रेस कर पाए। सुपर सुपर। टोटल जो टेन्योर था मेरा इस कंपनी के साथ, इट वाज
5 years, and during this tenure I got promotion from assistant manager HR to manager HR. एंड HR के साथ साथ आई वाज असाइंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, जो कि मेरे लिए नया ही था। तो अगेन उसमें भी एक चैलेंजिंग एक टास्क थी मेरे लिए कि जो फैक्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसको आपको कैसे स्मूथली रन करना है। तो कहीं भी आप जैसे आपको लगता है कि आप लैग कर रहे हो या आपको नहीं आता है, तो मेरा सजेशन तो हमेशा यही रहेगा कि आप अपने सीनियर से आप डिस्कस कर सकते हैं, या जो आपके मेंटर्स हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। उस हिसाब से आप उनका एक ओवरव्यू लेके आप उस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं काम करना। बढ़िया। तो और डॉक्टर इसके विजय, अलावा मैंने जो है जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने एक एचआर के रोल पे काफी एक्सपीरियंस रखा है, तो जब एक जी बंदा जो में आता है एम्प्लॉय बनकर, तो उसको बहुत सारी हम्म, चीजें कंपनी की, कल्चर की, प्रोसेस की, सिस्टम की नॉलेज नहीं होती। तो जी ऐसे केस में जो एचआर होते हैं उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता था कि वो एक एम्प्लॉय को एक प्रॉपर रोड मैप के साथ या ब्लूप्रिंट के साथ उसी कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ तक ले जाने के लिए उनके काम आए? क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि एम्प्लॉयज क्लास के लोगों की इंटरेक्शन एचआर के साथ डायरेक्टली हो नहीं पाती, या फिर उनकी रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ भी इश्यूज रहते हैं, बट ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम और फियर फैक्टर वो डिस्कस कर नहीं पाते। तो ऐसे में एक एचआर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय की सक्सेस के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी में? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक HR ओपन नहीं रहेगा सभी के साथ, तब तक सी ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस रहती है। जब तक आप ओपन नहीं होंगे तो सामने वाला भी ओपन नहीं होगा, चाहे वो आप पर्सनल रीजन से रहें, चाहे वो प्रोफेशनल रीजन से रहें। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि कोई भी HR प्रोफेशनल है उसको ओपन होना चाहिए सुनने के लिए भी, अपने वर्कर्स का या अपने स्टाफ का। तभी वो प्रोएक्टिवली काम कर पाएगा और उनके इश्यूज पे काम कर पाएगा। अगर इश्यूज उनके रिजोल्व हो गए तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज को जो है कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर, और कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपके पास हमेशा आएंगे और आपसे अपना, चाहे वो पर्सनल इश्यूज हो चाहे वो प्रोफेशनल इश्यूज हो, वो आपसे डिस्कस करेंगे और आप भी उनको एक राइट डायरेक्शन दे पाओगे और वो आपसे सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एम्प्लॉय के साथ एंगेजमेंट होना जरूरी है। वो चाहे आप मेंटल जो है मेंटली आप उनके साथ प्लान कर सकते हैं या फिजिकली प्लान कर सकते हैं। तो इट्स ए वाइस वर्सा प्रोसेस, और तभी एम्प्लॉय आपके पास आएगा और आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, डिस्कस करेगा। तो डॉक्टर विजीत, आपके इस 14 इयर्स के करियर में जब आपने एचआर के रोल पे काम किया, तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज जी आपने आते हुए जाते हुए देखे होंगे। तो आपके राइट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है या स्विच करता है, तो उसके ओके पीछे उसका रियल इंटेंट या रियल रीजन क्या होता है? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि उसकी बॉस के साथ अच्छे नहीं बनती थी इसलिए कंपनी स्विच करते हैं लोग, या फिर उनको कंपनी का वर्क कल्चर समझ में नहीं आता। या ऐसे केस में एम्प्लॉयज को क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए, या कंपनी को क्या चीज नोटिस करनी चाहिए एक अच्छे एम्प्लॉयज को, ताकि वो उस कंपनी छोड़ के जाने का ऑप्शन ना रखे? देखिए, मेरा मानना है कुछ फैक्टर्स होते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेके, जिससे कोई भी कंपनी जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस मेजर करती है, उसको इवेल्युएट करती है। तो जो ये फैक्टर्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डिसिप्लिन हुआ, उनका रेगुलर आना ऑफिस में और रेगुलर वर्किंग आवर्स उनको देना कंपनी के लिए, उनकी बॉन्डिंग और उनका जो रिलेशनशिप उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा है, उनके बॉस के साथ कैसा है, और वो गोल्स ओरिएंटेड हैं या नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका असेसमेंट करती है। और अगर कोई भी एम्प्लॉय इन चीजों से असेस होके और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी मिलती है, उनको अच्छा फायदा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी अपनी तरफ से एक रिटेन बेसिकली उनको अच्छे एम्प्लॉय को करना चाहिए, ताकि कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा उस पर कंपनी को अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उनकी प्रोडक्टिविटी को लेकर। क्योंकि डेफिनेटली कोई भी ज्वाइन करेगा उसको इंडक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं वो शायद 2 से 3 महीने लेगा जब वो अपनी एक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा या अपनी प्रोडक्टिविटी देना स्टार्ट करेगा। राइट, तो राइट। मेरा मानना ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को रिटेन करना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, बजाय किसी भी एम्प्लॉय को एक एज ए आप फ्रेशर लेवल पे हायर करते हैं, उसको आप ट्रेन करते हैं और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी आप ले पाते हैं। राइट, राइट, राइट। तो डॉक्टर विजीत, आपके इस पूरे करियर में आपकी अपनी जर्नी में ऐसे कोई कुछ टर्निंग पॉइंट्स रहे हो जहां पर आपने
वाकई में अच्छा मैसिव ग्रोथ ऑब्जर्व किया हो, या आपने कुछ लाइफ में चेंज किया हो, आपकी स्किल में आपने कुछ इम्प्रूवमेंट की हो, जहाँ पे आपको लगा कि नाउ इट्स इट्स अ न्यू टाइम, इट्स अ न्यू चेंज, जहाँ पर मुझे लीडरशिप को एक्वायर करना है। तो जब हम करियर में ग्रो करते हैं तो हमारे पास टीम बननी स्टार्ट होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और जब राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो हमें कुछ नया सीखना जरूरी हो जाता है। तो उस राइट। उन कौन सी वो सी स्किल्स हैं जो आपने विद टाइम अपने अंदर डेवलप करी और उससे आपके करियर के अंदर काफी अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिले? डॉक्टर विजय, मेरे जो टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं वो दो तीन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन को लेकर बताना चाहूंगा कि एमबीए के बाद मुझे जो है एलएलबी के लिए जाना था, और एलएलबी में मेरा जो है अच्छा रैंक आने के बावजूद भी मुझे जो है इवनिंग क्लासेस के लिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, मे बी ड्यू टू हाई रैंक और हाई मेरिट लिस्ट। हम्म। तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे वो साल खराब नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने एलएलबी का प्लान ना करके मैंने डॉक्टरेट का प्लान किया, जिससे मेरी स्किल्स और एनहेंस हुई है। डेफिनेटली आप हायर स्टडी के लिए जाते हो तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है एजुकेशन को लेके, और आपकी स्किल भी एनहेंस होती है। तो वो एक मेरा पॉइंट रहा। इसके अलावा जब मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्वाइन किया था, तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी कि मुझे चैलेंजेस आए थे, नो डाउट, बट ग्रेजुअली मैंने जो है लोगों से काउंसिल करके और लोगों के साथ बात करके उनका जो है प्रॉब्लम्स, उनके अकॉर्डिंगली मैंने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसीज बनाई, उनके रूल्स रेगुलेशन सेट किए, जिसकी वजह से एक अच्छा एनवायरनमेंट रहा वहां पर, और जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको भी ग्रोथ हुई, मतलब एम्प्लॉयज को भी ग्रोथ मिलती है और आपको भी ग्रोथ मिलती है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ पे मुझे टीम मैनेज भी करनी पड़ी, मुझे मुझे टीम को भी मोटिवेट करना पड़ा, मुझे टीम को भी जो है उनको सस्टेन करने के लिए, बेसिकली रिटेन करने के लिए उनके लिए जो है कुछ प्रोग्राम सेट किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट किए, ताकि वो भी आने वाले फ्यूचर में जो है अच्छे एक एचआर प्रोफेशनल के रूप में जो है काम करें और एग्जाम्पल सेट करें। और कॉर्पोरेट और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर रहा, तो ये मेरे कुछ टर्निंग पॉइंट्स है जिसमें मुझे बेनिफिट। ग्रेट, ग्रेट, सुपर। सो डॉक्टर विजीत, जैसे कि एक एचआर, जहाँ तक मेरा मानना है, एक ऐसा इकलौता पर्सन होता है जो कंपनी के हर एक इंसान के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, चाहे जी, कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, कितने भी डिविजन हो, चाहे वो कितना सीनियर पोस्ट पे हो, सबके साथ उसकी इंटरेक्शन होती है। तो ऐसे हम्म, केस में आपको हर तरह की पर्सनैलिटी के लोग के साथ बात करनी पड़ती है, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, किसका क्या मूड मिजाज है, किसको क्या अच्छा बुरा लगता है। तो एचआर को बड़ा सबको मुश्किल से बांध के रखना पड़ता था कि पूरी टीम, पूरी कंपनी चलती रहे। सो ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि एक एम्प्लॉय होने के नाते, आप एक एचआर के पोस्ट पे रहे हैं, हेड एचआर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉय को अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जो ट्रेनिंग होती हैं, जो लर्निंग्स होती हैं, जो कोचिंग मेंटरशिप्स होती हैं, जो आज सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर हम कहा जाए कि सॉफ्ट स्किल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, तो ऐसे करेक्ट, केस में एक करेक्ट। मेंटरशिप कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर एक एम्प्लॉय स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दे तो उसका जो करियर का जो कर्व है वो कम टाइम में अच्छा ग्रो कर पाएगा। इस मामले में आपका अपना ओपिनियन क्या है कि क्या वाकई में लर्निंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरशिप अच्छी रिक्वायरमेंट है, या ये सिर्फ एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद ही सीखनी चाहिए, या स्टार्टिंग से इसके बारे में ओपिनियन रखनी अच्छी रहेगी? नहीं, डेफिनेटली देखिए, मेरा मानना ये है डॉक्टर विजय कि आपको जितना भी सीखने के लिए मिलता है आप उसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा आपके करियर में। आप अपने आप को एक लिमिटेड स्कोप में ना रख के आप उसको एक आउट ऑफ बॉक्स जाके लर्न करें, स्किल्स आप अडेप्ट करें। उसके लिए आपके लिए ना एग्रेसिव होना जरूरी है। एग्रेसिवनेस इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ, और आपको वेट करना है कि जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको ग्रैब कर पाए। और इसके अलावा ऑब्वियसली नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए, ताकि आप डेफिनेटली आपको एक सक्सेस मिले। हम्म। और कोई भी नई असाइनमेंट आती है, आप यू शुड नॉट से नो टू दैट। जब भी कोई असाइनमेंट आती है, आपका बॉस देता है या आउट ऑफ आपका डिपार्टमेंट जाके, जैसे आप एचआर संभाल रहे हैं, एडमिन संभाल रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी अगर लेट्स से कुछ असाइनमेंट आता है, तो आपको ना नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंज एज ए चैलेंजिंग रोल के जरिए। और उसको सीखना चाहिए और उसको करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना सीखेंगे, आपका जो सक्सेस लेडर है वो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं ग्रो करते पाओगे, धीरे 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 धीरे, और ग्रेजुअली आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। और ट्रांसपेरेंट और स्पेसिफिक आपको उसमें रहना चाहिए। तो ये मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉय जो है एक अच्छी सक्सेस
ले सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है और अपना करियर अच्छा बना सकता है। सुपर सुपर डॉक्टर जी, फैंटास्टिक की ओपिनियन है। मुझे लगता है ये बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों को। सो डॉक्टर विजित, एक एचआर होने के नाते जब भी इंसान जॉब के लिए आता है या फिर वो एनुअल साइकिल पे बैठता है, तो उससे एक्सपेक्टेशन रहती है अपनी सैलरी को लेकर, डेजिग्नेशन को लेकर, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे केस में बहुत सारे एम्प्लॉयज के ना माइंड में एक फियर रहता है कि क्या मैं वाकई में अपने मुंह से बोलूं या मैं अपने मुंह से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करूं। तो आपको क्या लगता है कि एक एचआर या एक कंपनी की मैनेजमेंट इस चीज को किस वे में देखती है? क्योंकि बहुत सारे लोग फियर की वजह से बात ही नहीं कर पाते और वाकई में वो अच्छा डिजर्व करते हैं, लेकिन वो इनिशिएट नहीं लेते, तो भी उनकी ग्रोथ काफी हद तक कम हो पाती है। तो अब इसमें आपका अपना व्यू क्या है? देखिए, मेरा व्यू ये है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है और डेफिनेटली वो हकदार है एक अच्छे रिवॉर्ड के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए। कुछ केसेस में रिपोर्टिंग मैनेजर्स के साथ जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, तो जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो अच्छी फीडबैक नहीं दे पाता मैनेजमेंट को। हम्म। डेफिनेटली कुछ क्लैशेस रहते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर इन केस आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं, आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपने मैनेजर से इमीडिएट बात कर सकते हैं कि जो मेरा फोकस पॉइंट है वो मेरा ये है, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो भी आपने मुझे टास्क दिए हैं वो टाइमली जो है मैंने डिलीवर किए हैं, और मैं जो है अपना करियर पाथ जो है अपनी कंपनी के साथ यहाँ पर देखता हूँ। तो हम्म। कहीं ना कहीं एक रिपोर्टिंग मैनेजर के दिमाग में भी एक ये इमेज आएगी कि नहीं, सामने वाला कॉन्फिडेंट भी है और वो नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस भी है, दे रहा है, तो डेफिनेटली वो हकदार है एक अच्छी परफॉर्मेंस का, तो क्यों ना उसको एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाए और अच्छी ग्रोथ दी जाए। सुपर, बहुत बढ़िया। क्योंकि जितना अभी तक आपसे बात हुई, मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि एचआर का एक बहुत अच्छा रोल होता है। अगर अगर एक एम्प्लॉय एचआर के साथ एटलीस्ट वंस इन अ मंथ बैठ के 5-10 मिनट कन्वर्सेशन करके आए, अपने जी, जो भी उसके अंदर के इमोशंस हैं या जो भी वो कहना चाहता है वो एटलीस्ट शेयर करे, तो एचआर काफी हद तक उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उसकी लाइफ में, उसके करियर के अंदर काफी ग्रोथ करा सकता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस डेफिनेटली में आपको एम्प्लॉय। आप ओपन हाउस डिस्कशंस कर सकते हैं, जिसमें आप हम्म। कोई भी एम्प्लॉय आके आपके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, और आपको भी क्विकली उस चीज को उसके सॉल्यूशन के लिए जो है, जो भी उसको रिजोल्व कर सकते हैं विद इन जो भी आपका कम से कम डेट रहता है, टाइम रहता है, आप उसमें करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले का आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो फियरलेस होकर और बिना हेजिटेशन के आपके पास आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। और यही आपकी जो है एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि आप एक अच्छे लिसनर हैं और इमीडिएट आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुन के आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और इसी वजह से आप अच्छे एम्प्लॉयज को भी रिटेन कर पाएंगे। ग्रेट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि जितने भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की या किसी भी तरह की इंटरव्यूज की, तो इंटरव्यू के लेवल पर एक एचआर क्या चीजें ऑब्जर्व करता है? क्योंकि जब बंदे किसी भी पोस्ट के लिए आते हैं और उसमें जितने भी एन नंबर ऑफ कैंडिडेट है, सबके पास हार्ड स्किल जो है वो डिग्री इक्वल होती है। तो एक एचआर राइट। के लेवल पे एचआर उन भीड़ में से किस बंदे को किस बेस पे सेलेक्ट करता है, और वो क्या चीज कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं हार्ड स्किल के अलावा, ताकि हमारे जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो उस चीज को ध्यान में रखें, उनके लिए वो जो जर्नी है वो और ज्यादा आसान हो जाए। जी, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली एक रिक्रूटर के दिमाग में या फिर एक एचआर प्रोफेशनल के दिमाग में आपके लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है या नहीं है, उसका जो विजन है या उसका जो भी प्लान है फ्यूचर को लेके, उसकी उसके करियर को लेके वो कितना क्लियर है, और आने वाले टाइम में वो कहाँ तक अपने आप को देखना चाहता है, और उसके क्या फ्यूचर प्लान रहेगा या क्या उसका वर्किंग प्लान रहेगा। तो कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फ्रेशर कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है एचआर की तरफ से और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ओके, ग्रेट, सुपर। सो आपका कोई पर्सनल मैसेज जो आप एम्प्लॉय क्लास के लोगों को देना चाहते हैं, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ की लर्निंग्स को एक या दो लाइन में समराइज करना हो, तो आप वो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक पर्सनल मैसेज मैं जो देना चाहूंगा वो बड़ा सिंपल सा है कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन मेकिंग वेज टू माई ड्रीम्स थ्रू योर हार्ड वर्क एंड पैशंस। हम्म। I do not think that there are any shortcuts to success. It can only be achieved through continuous learning and hard work. सुपर।
सो कोई शॉर्टकट सक्सेस का नहीं होता, आपकी लर्निंग, आपकी नहीं, मेहनत हमेशा साथ चलती है। आपको तो ग्रेजुअली आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपका जो भी उस टाइम ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से आपको अपनी स्किल्स आपको मार्क करनी पड़ेंगी, आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। तभी आप एक अच्छा करियर बना पाएंगे, आप अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे और एक अच्छा प्रोफेशनल आप अपने उसके फील्ड के एक्सपर्टीज बन पाएंगे। सुपर सुपर। सो डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी सारी आपकी जो लर्निंग से लाइफ की 14 इयर्स का एक्सपीरियंस आपने शायद इन 14-15 मिनट में बिल्कुल एक जी, एक्सट्रैक्ट निचोड़ निकाल के में दिया है। तो वी आर रियली रियली थैंकफुल कि आपने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करी। और हम हंड्रेड थैंक यू। परसेंट श्योर कि हमारे जो भी प्लेटफॉर्म के जितने भी लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं देखते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें काम आने वाली है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर सेशंस विद यू, क्योंकि एक एचआर के पास बहुत सारी चीजें होती हैं शेयर करने के लिए जो एक एम्प्लॉय को लाइफ में चाहिए होती हैं। तो आई एम श्योर, एक्सपेक्टिंग कि मैं दोबारा फिर से आपसे मुलाकात करेंगे इसी सेशन को और आगे नए चरण में ले जाते डेफिनेटली, हुए। और डेफिनेटली। आप यहाँ पर आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक एचआर के अकॉर्डिंग जो जॉब का जो पैटर्न है, जॉब में ग्रोथ करने की जो सीक्रेट्स हैं, कैसे कैसे आप अपनी जॉब में ग्रो कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर विजीत ने आपको जो जो भी बताया, 14 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया आपके सामने। अगर फिर भी आपको लगता है कि ना मेरी लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल है और जॉब के अंदर कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो आप हमसे डायरेक्टली ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको नीचे मेंशन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अच्छी लर्निंग एक एम्प्लॉय क्लास के लिए आपको कहीं नहीं मिलने वाली। रियल लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन के साथ, रियल स्ट्रेटजीज के साथ जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलने वाला। नो थ्योरी, स्ट्रेट पॉइंट, सीधी बात, मुद्दे की बात। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। तब तक के लिए देखते रहिए बड़ा एम्प्लॉय .com। थैंक यू सो मच।